Recording on है now. Please take charge. सर बेसिकली हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री 4.0 एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने यही डिस्क्राइब किया है कि बेसिकली सस्टेनेबल सप्लाई चेन एंड इंडस्ट्री 4.0 होता क्या है। आजकल जैसे इंडस्ट्री के अंदर या जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, हम उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं तो उसको हम बेसिकली इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ऑलमोस्ट यही बात की गई है कि हम सारी इंडस्ट्री को डिजिटलाइज कर रहे हैं। जैसे डिजिटलाइज करना हर एक के लिए अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये एक हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, चाहे वो सोसाइटी हो या हमारा बिजनेस हो। ये एक हर एक के लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इसी के थ्रू हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं और इसी के थ्रू ही हम लोग जो है अपनी प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। यूएस के अंदर सिर्फ कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो कम्प्लीटली डिजिटलाइज हुई हैं। ये 2016 में बताया गया था, वेरीफाइड किया गया था। फिर उसको देख के बाकी कंपनीज ने भी डिजिटलाइज होना स्टार्ट करा और अब ऑलमोस्ट सप्लाई चेन ऑपरेशंस भी डिजिटलाइज कर दिए जा रहे हैं, ताकि जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन हो वो थ्रू आउट द सप्लाई चेन प्रोसेसेस या थ्रू जितने भी लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं सब तक इक्वली पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि कोई बीच में रह जाए, तो इक्वली सबको पहुंच जाती है अगर हम डिजिटलाइज कर देते हैं। सर सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमने सस्टेनेबल सप्लाई चेन का बताया कि आजकल सस्टेनेबल सप्लाई चेन रखना बहुत ज़रूरी है। इसको कंटिन्यू सर उम्मे हबीबा करेंगे। Sure. Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो सस्टेनेबल सप्लाई चेन है ये मतलब बहुत सारे अगर देखा जाए फील्ड्स में मतलब बहुत सारे फील्ड वगैरह में जो है क्वालिटेटिव वाला क्वालिटेटिव क्वांटिटी दोनों जो है वो फील्ड में यूज़ होती है। मतलब ये जो टॉपिक है और सस्टेनेबल सप्लाई चेन जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एआरपी सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है कि अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन वगैरह को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये जो है सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो हैकिंग एरर और करप्शन प्रॉब्लम्स को जो है वो इरेज कर रहा होता है, मतलब मैनेज कर रहा होता है देखा जाए तो। और सर इसके अंदर आता है डिजिटली इनेबल्ड सप्लाई चेन। तो उसकी मैनेजमेंट उसमें डिजिटली में ये होता है कि जो भी सप्लाई चेन का जो वर्क हो रहा होता है वो डिजिटली हो रहा होता है, मतलब विद उसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्लूड होती है। और डिजिटली में जो है वो बिग डाटा एनालिटिक्स आता है, जिसमें जो है वो हम अपने बड़े बड़े जो इंफॉर्मेशन जो होती है वाइड रेंज ऑफ जो इंफॉर्मेशन जो होती है सर उसको जो है वो हम कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। और सर ये सारे जो डेटास जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है वो बहुत हमारे यूज हो रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है वो इस पैराग्राफ में जो है वो सस्टेनेबल सप्लाई चेन को जो है वो डिफाइन किया गया है। सस्टेनेबल सप्लाई चेन जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करता है और
मतलब आपस में जो है एक तरीके से कोऑर्डिनेशन लेके आता है सप्लायर्स वगैरह जो सप्लाई का जो भी प्रोसेस होता है उसके अंदर बीच में कोऑर्डिनेशन लेकर आ रहा होता है। और वही सर इसमें ये लिखा हुआ था कि जो है जो सप्लाई चेन की जो कंपनी जो है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन लेके मतलब एक रिलेशन बना रहा होता है सप्लायर से फिर कस्टमर से और जो है स्टेक होल्डर से, इन सब से जो है एक रिलेशन बना रहा होता है। ये सस्टेनेबल सप्लाई चेन जो है मतलब इनको सस्टेन रखता है ये। मतलब अगर इसको हमने अगर अडॉप्ट किया किसी ऑर्गेनाइजेशन ने तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो है एक हाथ बढ़ा रहे हैं अपने पार्टनर से जो है कि एक सस्टेनेबिलिटी का एक रिलेशन का हाथ बढ़ा रहे हैं उनसे जो है। और इनके साथ कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है और उनका जो ऑपरेशनल वर्क जो होता है वो भी एक तरीके से देखे जाए तो इंक्रीज ही हो रहा होता है। और सस्टेनेबल को जो है वो डेवलप करना जो है एक प्रेजेंट जनरेशन के लिए एक नीड बन चुका है क्योंकि विदाउट सस्टेनेबिलिटी मतलब कि कुछ नहीं होता। अगर हम अपने फॉर एग्जांपल अगर हम कस्टमर्स को सिर्फ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स और उनको सस्टेन नहीं कर रहे हैं मतलब हम चॉइस छोड़ दे रहे हैं कि वो लें या ना लें तो सर ये आई थिंक ये कंपनी के लिए भी जो है वो रिस्की हो सकता है। और जो है वो कि मतलब क्या मतलब वो लॉस चल जाएगी। तो उनको चाहिए कंपनी को कि अपने सप्लायर से और जो है वो अपने स्टेक होल्डर कस्टमर से जो है वो एक अच्छा रिलेशन बनाकर रखें उसको सस्टेन रख सके। तो बाकी सर नीचे वाला पैराग्राफ जो है वो मान बताएंगी आपको। Okay, sure. Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर, Walaikum I'm salam. Nurul सर मैं आपको आज डिटेल में इंडस्ट्री 4.0 का और सस्टेनेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करूँगी। तो अगर हम इंडस्ट्री 4.0 को लें तो इंडस्ट्री 4.0 का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये आता है कि टेक्नोलॉजी कितनी इन्वॉल्व है इंडस्ट्री में। अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। अगर हम बेनिफिट्स को लेके चलें तो अगर इंडस्ट्री 4.0 में अगर हम इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी तो हम कितने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ किस तरह से कर रहे हैं अगर हम टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज़ करेंगे। अगर हम सस्टेनेबिलिटी का करें, सस्टेनेबिलिटी हमारे पास ये है कि हम प्रोड्यूसर को इस तरह से बोलें कि प्रोड्यूसर वो चीज़ प्रोडक्ट करे, प्रोड्यूस करे, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और वो कस्टमर बाय करेंगे। कस्टमर बाय कर रहे हैं तो वो अच्छे से प्रोडक्ट को सस्टेनेबिलिटी करके फिर बाय कर रहे हैं। और हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम यूज़ करेंगे इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। सर बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स के अंदर इंडस्ट्री 4.0 सप्लाई चेन की इम्पोर्टेंस बताई है, एक तरह से कि इसकी इम्पोर्टेंस है क्या हमारी कंपनी में और इंडस्ट्रीज़ के अंदर और सोसाइटीज़ के अंदर। और फिर हमने थर्ड पैराग्राफ के अंदर उसका हमारे पेपर का गैप बताया कि एक्चुअली हमारे पेपर का गैप है क्या। जैसे आजकल हम एक तरह से डिजिटलाइज होना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है। तो यही हमारा गैप है कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुई हैं, जिनको अभी होना है और मतलब सारे प्रोसेसेस उनके डिजिटलाइज नहीं हुए हैं। तो ये हमारी ये गैप हैगा जो हम इस पेपर के अंदर कवर कर रहे हैं। और यही हमारे एक तरह से ऑब्जेक्टिव भी है कि हम जो है इंडस्ट्रीज को फुली डिजिटलाइज कर दें
और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। जितने भी प्रोसेसेस हैं, चाहे वो सप्लाई चेन के हों या फिर बाकी जितने भी हों। थैंक यू सर। सर बस ये। सही है यार, थैंक यू, सर भी दैट्स हमने यही फाइन, प्रेफर किया है। सही है। तो रिकॉर्डिंग ऑन है। सर हमारा टॉपिक डिजिटल प्रोक्योरमेंट है। बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्टरी पैरा है कि कंपनीज, काफ़ी कंपनीज हैं जो डिजिटल प्रोक्योरमेंट की तरफ जा रही हैं, लेकिन जो कंपनीज डिजिटल प्रोक्योरमेंट की तरफ नहीं जा रही हैं वो उन कंपनीज की वजह से या तो खत्म हो जाती हैं बिल्कुल, या तो उन्हें फोर्स किया जाता है कि आप डिजिटल प्रोक्योरमेंट की तरफ जाओ। जैसे हम देख रहे थे अभी कोविड में सिचुएशन ऐसी थी जो मतलब काफ़ी कंपनीज ने स्विच किया ऑनलाइन, बट काफ़ी कंपनीज जो थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ऑनलाइन स्विच नहीं कर पा रही थी, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, ई कॉमर्स ने अब तो काफ़ी कॉम्पिटिटर्स भी हो गए हैं। इस ईयर में काफ़ी कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए हैं। मतलब काफ़ी कंपनीज ऑनलाइन स्विच हो गई हैं, बट काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन स्विच नहीं हुई। तो फर्स्ट पैरा में हमारा ये ओपनिंग आर्ग्यूमेंट है कि हमें उन कंपनीज को भी मतलब लेके जाना चाहिए जो कि अभी तक नहीं हुई हैं ई प्रोक्योरमेंट की तरफ। फिर सेकंड पैराग्राफ में जो कंपनीज हो रही हैं डिजिटल प्रोक्योरमेंट की तरफ वो उनके मतलब भी बहुत उनका अंदर भी आपस में बहुत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उनमें, और वो अपनी स्ट्रैटेजीज को रीशेप कर रही हैं ताकि अपनी बिजनेस प्रैक्टिस को और अच्छी तरह से सक्सेसफुली कर सकें। और डिजिटल मतलब अगर हम लोग प्रोक्योरमेंट की तरफ जाते हैं तो डिजिटल प्रोक्योरमेंट हमें एडवांटेज देता है कि हम लोग थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हो सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये हमारी थोड़ी सी इन्फो है डिजिटल प्रोक्योरमेंट की। सॉरी सर, वो थोड़ा हो गया था डिस्टर्ब। तो ये थोड़ी सी फर्स्ट पैराज में हमने चैलेंजेस फेस करवा मतलब बताया हुआ कि चैलेंजेस फेस करती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो डिजिटल प्रोक्योरमेंट की तरफ अभी नहीं जा रही हैं, क्योंकि अब तो मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ काफ़ी कंपनीज जा रही हैं और जो नहीं जा रही हैं उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दूसरे पैरा में हमने इसी को ही डिस्क्राइब किया हुआ है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं वो अपनी स्ट्रैटेजीज को काफ़ी हद तक अच्छे से कर पा रही हैं और इम्प्लीमेंट कर पा रही हैं और सक्सेसफुल आगे की तरफ हो रही हैं। As digitalization is gaining great amount of attention, क्योंकि डिजिटलाइजेशन अब आजकल मतलब हम लोगों की जनरेशन में टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ज़्यादा वो होता है कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट कर पा रहे हैं। पुरानी जनरेशन थी जो मतलब कहती थी कि हम लोगों को हर काम ऐसे करना है वैसे करना है, सबका डेटा इन राइटिंग होना चाहिए और ये सब, बट अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं जिसके लिए काफ़ी सारी अब तो चीज़ें आ गई हैं डिजिटलाइजेशन में, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीज़ें। एंड व्हाट इज डिजिटल प्रोक्योरमेंट, फिर हमने फोर्थ पैरा में हमने बताया अपना डिजिटल प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स हैं क्या एग्जैक्टली। तो वो सिर्फ सिंपल एप्लीकेशंस है, जो टूल्स है जो प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज को इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट करते हैं। डिजिटल प्रोक्योरमेंट सप्लायर्स और बायर्स को एक दूसरे में आपस में कनेक्ट कर देती है, जो कि उसमें हमारे लिए इजी ये होता है कि जब आपको सप्लायर को पता होगा कि बायर को इस तरह की चीज़ें पसंद है, आप फीडबैक वहाँ से ले रहे हो, तो आपको सब पता लग रहा होता है कि सप्लायर को हर चीज़ का मतलब एक इन्फो हो रही होती है कि अब ये चल रहा है मार्केट में और ये कस्टमर की नीड है, तो वो उस हिसाब से ही उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के आगे
आगे आगे आगे पहुंच जाता है। तो उससे ये होता है कि ना ही ओवर प्रोडक्शन कम हो जाती हैं, आपका जो सबसे बड़ी बात इन्वायरमेंटली आपके लिए बहुत वो है कि आपके पेपर बेस्ड एक्टिविटीज बहुत कम हो जाती हैं। तो उससे सस्टेनेबिलिटी भी आ जाती है, क्लाइमेट की तरफ भी एक आपकी तरफ से एक कह सकते हैं कि आपकी तरफ से एक हो जाता है कि एक एनवायरनमेंट की तरफ भी आपने एक काम कर लिया होता है। अच्छा, हमारी स्टडी जो ऑर्गेनाइजेशंस डिजिटल प्रोक्योरमेंट को अडॉप्ट करने में मुश्किल जो फेस कर रही हैं उसके ऊपर है कि उनको सबसे पहले तो हमें बैरियर्स और क्रिटिकल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना लाजमी है। अब तक की बहुत स्टडीज हैं डिजिटल प्रोक्योरमेंट पे काफ़ी, बट इस तरह की कोई भी स्टडी नहीं है जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर पाए कि क्रिटिकल फैक्टर्स और बैरियर्स क्या हैं। अगर हमें यही नहीं पता होंगे तो फिर हम बैरियर्स को तो ओवरकम नहीं कर पाएंगे, और क्रिटिकल फैक्टर्स जो कि हमें मतलब ज़रूरी हैं डिजिटल प्रोक्योरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए, वो इस स्टडी में हमें पता लग जाएगा। काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं जो स्मॉल एंटरप्राइजेस पे हैं, डिजिटल प्रोक्योरमेंट की इम्पोर्टेंस डिजिटल प्रोक्योरमेंट की बताई हुई है, बट ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो कि इस तरह से हम लोगों को कन्वे कर पाए इन्फॉर्मेशन के ये बैरियर्स हैं और हम इस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं। हमारी स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग समझें बैरियर्स और क्रिटिकल फैक्टर्स ई प्रोक्योरमेंट के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। क्योंकि ई प्रोक्योरमेंट की ज़्यादातर अवेयरनेस भी नहीं है। अगर हम उसको करते भी हैं तो कंपनीज को मेजर इशू यही आएगा कि बैरियर मतलब अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि अगर हमारी आगे की ये इस तरह से बैरियर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस आ सकती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अडॉप्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है एम्प्लॉइज को, ये सारे बैरियर्स आ सकते हैं। तो जो बैरियर्स आ सकते हैं उसको ओवरकम किस तरह से किया जाए हमारी स्टडी में ये बताया जाएगा, और क्रिटिकल फैक्टर्स बताए जाएंगे जो कि हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस में क्या चीज़ लाजमी है कि आप लोग अडॉप्ट करें, जैसे टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस आपके अंदर पहले इतनी होनी चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस के ऑर्गेनाइजेशन आपके एम्प्लॉयज इतने रेडी होने चाहिए कि वो डिजिटलाइजेशन को मतलब अडॉप्ट कर पाएं, आगे से न्यू जो चेंज आ रहा है उसको अडॉप्ट कर लें। अपनी स्टडी को कम करने के लिए टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर स्टडी हम लोगों ने क्वेश्चनर बनाएंगे और एक्सपर्ट्स की उनसे फिल करवाएंगे, उनको बताएंगे कि ये फॉर एग्जांपल हमारी फजी डायमेटल टेक्निक है, तो हम लोग सप्लाई चेन के एक एक्सपर्ट से फिल करवाएंगे कि और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट करेंगे कि किसकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है, किस फैक्टर की इन्फ्लुएंस किस फैक्टर पे ज़्यादा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री चूज करने का इसीलिए था क्योंकि वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, और फियर्स कंपटीशन है, मतलब इतना कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि कोविड के बाद भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ही अर्न करके दिया था जब शॉप्स खुली थी तब। बाकी सर नीचे लास्ट पैरा में वो के पेपर में क्या क्या किस किस सेक्शन में क्या क्या है। सर दैट्स इट। Okay, yeah, thank you. Jazakallah. Do message me your group's name on WhatsApp so I can mark the attendance. And कौन सा ग्रुप आएगा प्लीज बता दिएगा। सर कर रहा सामने हूँ, you can स्टार्ट start, कर okay? जी Sure. ओके।
Dude, start whenever you're ready, okay? Oh, sorry, मैं start कर चुकी थी और मेरा mic off था. Okay, दोबारा देख लो. Sorry. Okay, so हमारा topic है enablers and barriers of sustainable warehouse. As we see, warehouse को एक sustainable बनाने के लिए एक complete process लगता है from storing, scheduling, maintaining the inventory management to the to manufacturing the last and final product. जिसके लिए हम warehouse को एक sustainable बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे tactics होते हैं जो हमें adopt करने पड़ते हैं, warehousing को adopt करने पड़ते हैं, जिसमें बहुत सारे hassles और obstacles आ सकते हैं, which are governments, which are laws, which are the general public, social workers, environment, employees, ये सारे barriers एक तरीके के आ सकते हैं. उसके बाद हमारा जो main इसमें barrier होता है वो मे बी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्योंकि एक रिसर्च हुई थी जिसमें हमें बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और अगर इस पे वर्क ना किया जाए तो एक वेयरहाउस जो है सस्टेनेबल नहीं रह पाता, क्योंकि लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और उनकी प्लेसमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. इसमें गवर्नमेंट वगैरह का ये रूल है कि जो लॉज वगैरह चेंज हो जाते हैं या लोकेशन वगैरह के लिहाज से वेयरहाउस लोकेशन हमें काफ़ी देख के रखनी पड़ती है. फिर हमारे इसमें जो फैक्टर्स हैं और बैरियर्स हैं वो हैं ये कि हमारी लोकेशन प्रॉपर हो, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कम से कम हो, हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपरली स्केड्यूल्ड हो, हमारी जो वर्किंग स्टाफ हो उसमें हम प्रॉपर अपने उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हो ताकि वो लोग सेटिस्फाई रहें और प्रॉपरली काम करें. फिर एक वेयरहाउस को ग्रीन हाउस बनाने के लिए उसकी स्ट्रक्चर में हमें काफ़ी अडॉप्टेशंस करनी पड़ती हैं, जैसे ग्रीन इफेक्ट, ग्रीन ग्लास हमने लगा दिए, या फिर हमने सिस्टम्स ऐसे बना दिए कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारी काम के लिए, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए वो ज़रा मतलब हार्मफुल ज़्यादा नहीं है. तो सेकंड पैराग्राफ जो है अगर आप देखें तो उसमें हमने ज़्यादातर हमारे फैक्टर्स की और उनकी आपस में उसकी सस्टेनेबिलिटी से क्या लिंकेज है, इम्पोर्टेंस है, ये हमने डिफाइन किया है. उसके बाद सर इसमें जो हम गैप फाइंड आउट कर रहे हैं वो ये है कि हमारे जो फैक्टर्स हैं और सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबल वेयरहाउस है, इसके बीच में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं. वेयरहाउसिंग मैनेजर जो ये स्टडी है, जो हमारा रिसर्च पेपर है, ये हमें बताता है कि जो भी ग्रीन प्रैक्टिसेस या जो भी हम मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं टू मेक आवर वेयरहाउस मोर सस्टेनेबल, ये हमारा गैप डिफाइन करता है. किसी भी वेयरहाउस को सस्टेनेबल बनाने के लिए उसकी एफिशिएंसी को काफ़ी इम्पोर्टेंटली हमें कंसिडर करना चाहिए, और उसकी एफिशिएंसी को हम बढ़ा ऐसे सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस हम इंक्रीज़ करें, उसकी जो वर्क क्वालिटी है वो इंक्रीज़ करें, और जितने भी चीज़ें हमें नुकसान दे रही हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान दे रही हैं और वेयरहाउस के अंदर हैसल्स क्रिएट कर सकती हैं, जैसे वर्कर्स का एक दूसरे के साथ कोई क्लैश हो जाना, या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आईटी सिस्टम बहुत मेन इसका फैक्टर है एक वेयरहाउस को सस्टेनेबल बनाने के लिए, क्योंकि अब इतना एडवांस आईटी सिस्टम आ गया है कि वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है कि कहाँ से कब कौन वेयरहाउस के कौन से जगह से कब कौन सी इन्वेंट्री के लिए कौन सा ट्रक इनलोड हुआ है, कौन सा जा रहा है, कहाँ इन्वेंट्री प्लेस हो सकती है, कहाँ कहीं पे कोई ऐसा ना हो ना कि 2 ट्रक्स एक साथ पहुंच जाएं. तो ये सारी चीज़ें सुपरवाइज कर सकती है एक आईटी मैनेजमेंट की टीम. तो एक आईटी मैनेजमेंट का
फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे वेयर हाउस को सस्टेनेबल बनाने के लिए, और ये एफिशिएंसी भी इंक्रीज करता है हमारी। उसके बाद लॉजिस्टिक्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड होते हैं। स्पेस हमारी कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं हम, ये हमारी एफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस करती है कि हम स्पेस को स्मार्टली यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। एक ही जगह सारी चीज़ें तो नहीं जगह हुई, कोई जगह स्पेस ज़्यादा खाली तो नहीं है, तो वर्कर्स को भी ताकि एक प्रॉपर एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए। फ्रॉम getting your raw material into the warehouse, from building it to settling it down and to delivering it out, ये सारा प्रोसेस एक warehouse को सस्टेनेबल बनाता है। और इसमें सब सारी चीज़ें जो आती हैं इंक्लूड होती हैं, वो सारे फैक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ से लेके आईटी मैनेजमेंट टीम से लेके लाइटनिंग से लेके उनके एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी हैजर्ड्स का ख्याल रखने से लेके, और जो भी बैरियर्स हम फेस करेंगे वो ये होंगे, इनके अगेंस्ट होंगे जो हम जिन पर हमारा ध्यान नहीं हो रहा होगा, तो ये एक वेयर हाउस के लिए बैरियर्स बन जाएंगे। इस रिसर्च पेपर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किस तरह से हम एक और एक वेयर हाउस को हम कैसे एक प्रॉपर एक इम्प्रूव्ड वर्जन अपना उसका बना सकें। और इस पेपर का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये बताना कि कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी इन्वेंट्री इस चीज़ में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री खुद हमारी वेयर हाउसिंग सोसाइटी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी ऑपरेशनल एलिमेंट्स हैं हमारे, उन पर ध्यान देना और उनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना, ये हमारा वेयर हाउस को सस्टेनेबल बनाता है। तो ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है। बाकी ये सर के अब पहले जो था ना, जब स्टार्ट था तब वेयर हाउसिंग की इतनी कोई अवेयरनेस नहीं थी एक सस्टेनेबल वेयर हाउस की, कोई लोग इस पे प्रॉपर इतना काम नहीं करते थे। लेकिन अब जो है ज़्यादा डिमांड भी बढ़ गई है, लोग ज़्यादा इस पे वर्क कर रहे हैं और स्मार्टली इस पे अपना पैसा लगा रहे हैं और अपना टाइम लगा के एक प्रॉपर अपना बिजनेस जो है वो डेवलप कर रहे हैं। एक वेयर हाउस काफ़ी मेन चीज़ बन गई है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि अब इसी के थ्रू काफ़ी हम अपना बिजनेस, ये हमारा कोर पार्ट हो सकता है बिजनेस का, और इसको सस्टेनेबल रखना एनवायरनमेंट और बिजनेस दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी फैक्टर्स इसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं हमारे वेयर हाउस की एफिशिएंसी पे, उसके बारे में इसमें इस पेपर में बात कर रहे हैं, जो भी इनेबलर्स और जो भी बैरियर्स। बस सर, दैट्स इट। थैंक यू यार, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। क्यों और कौन सा ग्रुप होगा यार? कोई कंटिन्यू करेगा या 5 मिनट की ब्रेक चाहिए? जैसे आप लोग बोलो। सर ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं। श्योर यार, 5 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके सर। क्यों